आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वर्जन पढ़ेंगे। आपको एक यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, आपको उससे दूसरी सिस्टम में या दूसरे मेथड में आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यही है अपने पास में आज के क्वेश्चन। करते हैं, और आज 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा। मेथड समझने का सिंपल यही है, अपने पास मेन फॉर्मूला यही है, N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 मतलब फर्स्ट जो अपने को मेजरमेंट सिस्टम दिया उसमें, U1 होता है उसका यूनिट या फिर डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट सिस्टम में, N2 होता है सेकेंड सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो अपने को फाइंड करनी होती है, U2 होता है सेकेंड सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल यूनिट है ना। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन, बोला कि ये तो फोर्स का यूनिट है। ठीक है, इसको डाइन यानी CGS में बदलना है, यानी कि MKS से CGS में अपने को बदलना है। समझ में आ गया? तो अपन वही यूज़ करेंगे, N1U1 बराबर N2U2, यही फॉर्मूला। और दूसरी बात, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो अपने को पहले से रटा हुआ है, MLT-2। ओके, चलिए अब न्यूमेरिक N1 कितना होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, 1 न्यूटन। ओके, U1 क्या होगा, U1 होगा MLT-2, और N2 अपने को फाइंड करना है, ये किस में, MKS में, और ये भी होगा MLT-2, लेकिन किस में, CGS में। ओके, ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन लोग MKS में 1 किलोग्राम, MKG इसको क्या लिखेंगे, KG, L को क्या लिखेंगे, मीटर, और इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड MKS में। ये हो जाएगा N2, यहाँ पर ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की पावर -2। ओके, इतना तो आगे अपने को लिखना कि ये MKS में लिखना था इसमें, और इसमें CGS में लिखना था। अब अपने को लेफ्ट साइड जो दिया है ना, उसमें क्या करना है, क्योंकि अपने को MKS से आंसर CGS में ट्रांसफ़र करना है, तो इन सब को भी अपने को CGS में बदलना है। तो 1 kg को आप ग्राम में बदलो तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, और 1 मीटर को अगर आप इधर CGS यानी सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को अगर बदलोगे तो सेकंड का सेकंड ही रहता है, क्योंकि दोनों साइड सेकंड ही है, इक्वल्स टू N2। ग्राम इधर तो ग्राम में ही है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में ही है, और सेकंड यूनिट्स में ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा, तो N2 अपने पास में कितना रह जाएगा, 1000। ओके, या 10 की पावर 5, और ये इसका CGS वैल्यू है, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 डाइन। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। क्या करा, N1U1 बराबर N2U2, फिर N1 न्यूमेरिकल वैल्यू जो अपने को गिवन है, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू जो अपने को फाइंड करनी है, U1 उसका यूनिट जो गिवन यूनिट है, जैसे MKS दे दिया, हो सकता था CGS से भी MKS में कन्वर्ट करवा ले, कुछ भी करवा सकता है, जैसा उसको चाहेगा वैसे। जो गिवन सिस्टम है उसमें उसका यूनिट है, और U2 जो है, जो जिस सिस्टम में अपने को फाइंड करना है उसमें अपना वैल्यू है। ओके, फिर आगे सॉल्व ही करना होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये एक थ्योरेटिकल मतलब बना बनाया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। बोलता है एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ मास इतना इतना होता है, लेंथ को 10 सेंटीमीटर मेजर किया गया है, मास को 10 ग्राम, और टाइम को 0.1 सेकेंड। तो फोर्स की यूनिट अपने को इस सिस्टम में बतानी है। पहले अपने को पता है, इधर तो अपने पास में 1 न्यूटन होता है, वैसे N1U1 बराबर N2U2, ये तो बेसिक है ही है। N1 कितना है, फोर्स उस सिस्टम में बतानी है, इसमें तो अपन लोग 1 न्यूटन ही मान लेते हैं फोर्स को। ठीक है, और दूसरे सिस्टम में अपने को बतानी है। ठीक है, और वही KG। अब मैं यहाँ पे MLT नहीं लिख रहा हूँ, फोर्स वाला यहाँ मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ वापस सीधा, MKG, और फिर यहाँ मीटर, और यहाँ सेकेंड की पावर -2, या N2 अपने को फाइंड करना है, यहाँ आ जाएगा कितना, 10 ग्राम आ जाएगा यहाँ,
क्यों? क्योंकि 10 ग्राम दिया है। और उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में 10 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा 0.1 सेकेंड की पावर -2। ओके, तो N2 अपने को पता करना। पहले इस किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। 1 × 1000 हो जाएगा ये, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड को सेकंड ही रहने दो। ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड की पावर -2 हो गया। N2, चलिए N2 को अपन रखें तो ये 10 ग्राम ही था, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 सेंटीमीटर ही था, क्योंकि अब दोनों साइड सेम सेम यूनिट है। अब इसको लिख दोगे 0.1 सेकेंड की पावर 2। ऊपर नेगेटिव था, नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ग्राम से ग्राम कट कर दीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दीजिए, सेकंड से सेकंड कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.01 करके देख लो, फिर 0.01 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पहले ये 0 और ये 0 आपस में कट कर दो, और ये आ जाएगा 0.01, तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया, और 1000 पहले से था, बराबर N2, और N2 कितना आ गया आपके पास में? 10 न्यूटन। सॉल्व कर दीजिए, 10 न्यूटन आंसर आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से 2011 में आया हुआ, बोलता है डेंसिटी का CGS में इतना वैल्यू है, और एक नया सिस्टम आया है जिसमें सेंटीमीटर लेंथ का 10 सेंटीमीटर है, मास को 100 ग्राम माना गया है, और डेंसिटी की वैल्यू उस सिस्टम में अपने को बतानी है। तो डेंसिटी का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ML-3। ओके, यानी कि kg जो भी होगा, N1U1 बराबर N2U2 अपन लगा लेते हैं सिंपल। जिस सिस्टम में दिया गया है उसमें दिया गया है डेंसिटी का वैल्यू कितना? 4 ग्राम। 4 किस सिस्टम में दिया है? CGS में। तो यहाँ कितना आ जाएगा मास का? ग्राम। यहाँ कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ N2 अपने को फाइंड करना है, और नई सिस्टम जो है उसमें ग्राम की जगह कितना आएगा? 1000 ग्राम, 100 ग्राम, क्योंकि दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में इस साइड कितना होगा? सेंटीमीटर की पावर, सेंटीमीटर की जगह कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर की पावर -3। ओके, अब इसको सॉल्व ही तो करना है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो N2 = कितना आ जाएगा? 4/100, और 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, नीचे 100 था, तो ये आंसर आ गया आपके पास में 40। आसान क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है जेई में, IIT में पूछा हुआ। ओके, यहाँ आपसे क्या पूछा है कि आपको बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो ये आपको पता है क्या दिया है? P = α/β, और e की पावर -αz/k θ। अब आपको पता है इस ये जो है इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, तो प्रेशर का वही फार्मूला होगा जो α/β का है। तो यानी कि प्रेशर = कितना हो जाएगा? α/β। अपने को तो किसका चाहिए? बीटा का, तो बीटा क्या हो जाएगा? α/प्रेशर। ये बात तो हो गई है, लेकिन अपने पास में अल्फ़ा का भी डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, तो आपको अल्फ़ा का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे? ये जो है ना e की पावर -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। तो α/k θ = 1, जिसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता उसको 1 के बराबर रख दो। ओके, तो अल्फ़ा = क्या हो जाएगा? k θ/z। अब कौन क्या है यहाँ रख देते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा आपके पास में? बीटा = हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह रख दीजिए k θ/z, और प्रेशर पहले से था। k क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? वो होता है R/Na। ठीक है, Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। ओके, R/Na ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, R कहाँ से लाओगे? PV = RT से। तो ये क्या हो गया? PV/T, और Na का कोई यूनिट होता नहीं है, ना तो एक नंबर होता है, तो K बोलो या R बोलो, इसका यूनिट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? PV/T।
तो के की जगह क्या लिख दिया, पी वी अपॉन टेम्परेचर। ओके, थीटा क्या है, थीटा तो खुद टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा। फिर जेड क्या है, जेड डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, जेड डिस्टेंस थी, और पी प्रेशर था, प्रेशर से प्रेशर कट गया, थीटा से थीटा कट गया, थीटा से टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर थे आपस में कट गए। वी क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी में वी तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का कितना, एल क्यूब। जेड क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या बच गया आपके पास में, एल स्क्वायर। सी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला काम में आ गया, और वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है अभी अब तक अपन निकाले नहीं थे, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा आर अपॉन एन ए, ये आपके लिए नया था। आर कहाँ से लेके आ गए, आइडियल गैस इक्वेशन से लेकर के आ गए। ओके, मैंने नहीं कराया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, फिर भी आपको यहाँ दिखा दिया, क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा दिया, 2004 IIT का है। चलिए अगला क्वेश्चन तो आपने बहुत कर रखा है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर IIT 2000 में आया है, ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का अपन रट के चलते हैं mL2T-2, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा mL-1T-2, बहुत बार कर भी चुके हैं इस चैप्टर में भी अपन, तो ये सी ऑप्शन। अगला पूछ रहा है इंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा, तो इंडक्टेंस एनर्जी अपने पास में, क्योंकि यहाँ पे जूल में आ रहा है सब कुछ यूनिट वगैरह, तो U इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर होता है, हाफ का तो कोई यूनिट होना नहीं है, तो L का क्या हो जाएगा U अपॉन आई स्क्वायर। U क्या है, U तो है एनर्जी यानी जूल, अपॉन आई क्या है करंट एम्पियर, जूल अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। आसान फार्मूला, फार्मूले से यूनिट निकल गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। बोलता है डायमेंशनल फार्मूला किस किस के बराबर होंगे, तो अपन रट के आए हैं टॉर्क और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होता है, ये IIT 2002 का क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कल अपन ने बोला था C बराबर होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये इसमें अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा C स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो μ0 ऑफ एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा, C स्क्वायर के। C क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, और उसका स्क्वायर और करना है, तो क्या हो जाएगा L2T-2। आसान, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दिया हल्का सा क्वेश्चन को। C अपने को पता है C बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो C का स्क्वायर हो गया यानी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। फिर से वही आया है 2003 में, फिर से वही पूछ लिया, किसका डायमेंशनल फार्मूला बराबर नहीं है, टॉर्क और वर्क का तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ये भी अपन रट के रखें, आपको पता हो तो, स्ट्रेस कोई भी तरह के रिजिडिटी मॉड्यूल होता है वो, और प्रेशर इनका बराबर होता है, और स्पीड का और μ0 एप्सिलॉन नॉट का होता ही होता है C, और 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये तो जस्ट अपन इसके ऊपर में सॉल्व करके आए हैं, ये तो बराबर होता ही होता है, ये तो बराबर है, लेकिन अपने से पूछा किसके बराबर नहीं है, तो मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट इनका बराबर नहीं होता है। प्लैंक कांस्टेंट का होता है ना, वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, ये बात भी अपन कल रटे थे। ओके, मॉडर्न फिजिक्स वाली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये पहले भी अपन निकाल चुके हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F अपॉन 6 पाई आर वी। अब देखिए F का तो ये हो जाएगा mL/T-2, 6 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, R डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है, L/T-1, तो क्या हो गया mL/1T-1, ये आपका आ गया है, बहुत बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशनल इज, किसकी बराबर नहीं है, इम्पल्स और मोमेंटम, मैंने बोला था इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है P2 - P1, तो इनकी डायमेंशनल फार्मूले तो बराबर होने ही होने हैं, NLM में पढ़ते हैं, तो ये तो बराबर हैं, लेकिन कौन बराबर नहीं है। जस्ट अभी ऊपर अपन ने डिस्कस किया प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का बराबर होता है, तो ये भी बराबर होगा, वर्क एंड टॉर्क का बराबर होता है, ये भी अपन रट के रखे हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा, ये बराबर नहीं होंगे। ओके, अगला बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, अपन पहले गलत निकाल दिए थे एक बार, याद हो तो आपको, फिर उसको अपन सही किए थे, लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछा है, वो है ना अपन जो मैग्नेटिक फील्ड का रटे थे वो ये था mL0
t-2 a-1। ओके, यहाँ अब ए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है अपने को चार्ज। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एम्पियर को हटाना है। तो अपने को पता है चार्ज का क्या होता है, A1T1 होता है। ओके, कोई दिक्कत? तो C की जगह क्या रखेंगे, A1T1। तो A1T1 की जगह अपन C रख सकते हैं। तो इस वाले में ही अपन रखेंगे, ये अपने रटा हुआ B का तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ML0 T-1 T-1 A-1। मैंने अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि मैं A1T1 की जगह यहाँ चार्ज C रख दूंगा, ठीक है। तो ML0 T-1 C-1 हो गया आसान। बस इसको कॉमन लिया और इसकी जगह रख दिया। ये रहा आपका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा था, IIT का 2008 का क्वेश्चन था। ओके, अगला अपने से एप्सिलॉन नॉट का पूछा है। तो एप्सिलॉन नॉट का भी अपन निकाल चुके हैं पहले भी, फिर एक बार और निकाल देते हैं। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो यहाँ से अपन निकाल देंगे आराम से, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 के यहाँ चार्ज है A1T1 इंटू A1T1 अपॉन 4 पाई का कुछ होगा नहीं, फोर्स का हो जाएगा ML T-2। R क्या है, डिस्टेंस है, तो R²। तो इसका क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का, M-1। शायद किसका पूछा है इन्होंने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट का ही पूछा है। तो M-1 आ जाएगा। M-1 एक ही ऑप्शन में, यहीं पे आपकी बात खत्म हो जाती है। ओके, बाकी सॉल्व कर सकते हैं आप आगे। उसके बाद में ये हो गया दूसरा मेथड, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना। फिर नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला स्टेबलाइज करना। और ये सबसे बड़ी बात है कि नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस मेथड पे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। मतलब ये वो मेथड है, वो क्वेश्चन है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी होता है। इसमें कैलकुलेशन में 1.5 मिनट लगना ही लगना है, कितनी फास्ट कैलकुलेट कर लो। मैं आपको समझाऊंगा तो उसका डबल टाइम लगना है, मतलब 3 मिनट तक लग जाएगा इस एक क्वेश्चन में। लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझना है, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले भी काम आएंगे, प्लस आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम आएगा, ठीक है। और ऑप्शन से मैं कैसे एलिमिनेट करूँगा वो भी आपको सिखा दूंगा थोड़ा फास्ट में, ताकि आप फास्ट में क्वेश्चन कर सको। तो देखिए, इसमें बोला एक टाइम पीरियड है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है किसी क्वांटिटी पे। तो यही तरीका होता है लिखने का, टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है, कौन डिपेंड कर रहा है उसको लेफ्ट साइड लिखना है। अब किस किस पे डिपेंड करना है उसको राइट साइड पे लिखना है। जी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ M पे डिपेंड करता है, और रेडियस R पे डिपेंड करता है। ओके, लिख दिया। अब पावर लगा देंगे X Y Z। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने पड़ेंगे। T क्या है, टाइम पीरियड है, तो M0L0 T1 एक साइड लिख दीजिए। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R² होता है, तो G हो जाएगा FR² अपॉन M1 M2। तो हो जाएगा ML T-2 इंटू L² अपॉन M²। तो यहाँ G का क्या आ जाएगा, M-1 L³ T-2, ये G का आ गया। उसके बाद M क्या है, मास है, तो मास का तो M1 आएगा, बाकी सब 0। R क्या है, रेडियस है, तो इसका रेडियस का L आ जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए। अब यहाँ पे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रखने हैं, तो M0L0 T1 ये टाइम का रख दिया। ओके, फिर यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। G का रखेंगे, कितना है, M-1 L³ T-2, और उसकी पावर ऊपर X रख देंगे। मास का M आ जाएगा और रेडियस का R आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जो भी पावर है ना, M की अपन अलग करेंगे, M को अलग करते हैं, ठीक है। M की पावर एक तो आ जाएगी -X, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 हो गया, प्लस Y हो गया, और Z तो है नहीं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर L की बात करते हैं, तो 3X हो गया, यहाँ R नहीं, यहाँ L आएगा। ओके, प्लस Z आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं जिसकी पावर है उसके ऊपर लिख दे रहा हूँ। फिर T की पावर -2X आएगा। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड पावर को कंपेयर करेंगे, तो M की पावर कंपेयर करते हैं, -X प्लस Y बराबर 0। ओके, यानी कि X बराबर Y। एक तो ये इक्वेशन आ गई, X और Y तो बराबर होंगे। दूसरा, 3X प्लस Z
इक्वल्स टू 0। ओके, इसको एक बार रहने देते हैं, यही इक्वेशन बना देते हैं। फिर -2x टी की पावर को कंपेयर करते हैं बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया -1/2। x बराबर अगर -1/2 आता है, x और y तो बराबर है, तो y भी कितना आएगा -1/2। अब x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं -1/2, तो z आ जाएगा आपके पास में कितना, z इक्वल्स टू 3/2। ओके, आ गया होगा आपके पास में 3x + z है ना, हो गया। अब इस वापस उस फॉर्मूला में रख दो, t इक्वल्स टू जी की पावर कितना x कितना -1/2, और उसके बाद में आपके पास में क्या था m की पावर y कितना है -1/2, और उसके बाद में r की पावर 3/2। ओके, तो इसको अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में r की पावर 3/2 अपॉन g की पावर 1/2 और m की पावर 1/2। पावर 1/2 होने का मतलब है उसकी पावर ऊपर अंडर रूट है, तो r³ और g और m। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला हो गया है। ऐसे इसको स्टेबलाइज करते हैं, कल अपन इसको और आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज ही आप सीख जाइए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके।